नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे W6 के बारे में। ये है XUV 300 और ये W6 लग नहीं रही है, आपको लग रही होगी W8, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे जो है भैया ने चेंज करवा रखे हैं इसके अंदर। और आशीष भैया ने इसमें क्या क्या चेंजेस करवाए हैं, इसमें भैया ने कैसे चलाई है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे आशीष भैया और ये हमारे मेरठ के रहने वाले हैं, पर अभी अम्बाला में रहते हैं। चैनल का नाम भी है इनका, तो आप ही बता दो अपने चैनल का नाम। हेलो गाइस, कैसे हो भाइयों? आप जानते होंगे भाई, ये मेरी कार है और मैं हूँ, और हम पार्टी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं गाइस। वैसे सो रिव्यू भाई एजे के नाम से भाई मेरा चैनल, अगर आपने विजिट नहीं किया तो विजिट कर लीजिए। XUV 300 के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल वहाँ पे मैं देता रहता हूँ। बाकी आज देवेश भाई के चैनल पे पहली बार आने का यार आप इसको बोलें कि सौभाग्य मिला कि भाई के साथ में आज ऑनरशिप रिव्यू जो मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में यहाँ पे। एंड बाकी देवेश भाई एंड आप जो भी पूछेंगे वो आज बिल्कुल सर। तो आइए इसी के ऊपर पूछना आज तो हमें आपकी। वैसे भी आपने पूरी गाड़ी में बिल्कुल मतलब देखते ही मतलब लग नहीं रहा सही में कहीं से भी W6 है, क्योंकि आपने सब कुछ ही चेंज करवा दिया इसमें, ज़्यादातर लग रहा है मुझे। यार देवेश भाई पता है इसके पीछे ना बहुत लंबी स्टोरी है एक्चुअली। जब से मैंने कार ली थी ना, यू वॉन्ट बिलीव कि आप जो इसमें देख रहे हो प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जिसके ये जो नीचे आप ये ग्रिल देख रहे हो ना विद क्रोम स्ट्राइप, इसको चेंज कराने के लिए पिछले 1-1.5 साल से मैं घूम रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे को इतना गुस्सा आता है ना महिंद्रा के ऊपर, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता ऑन द कैमरा। यार यहाँ पे बस एक चीज़ मेरे को इतनी गंदी लगती है इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में या फिर किसी भी महिंद्रा के प्रोडक्ट के साथ में, कि वो बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल का जो उनका डिफरेंस है वो हमेशा मेंटेन करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट वांट कि उनका बेस मॉडल का जो कस्टमर है वो टॉप मॉडल का एसेसरीज ये क्यों नहीं इंस्टॉल करा सकते। सही बात है। तो आपने ये बाहर से सब कुछ लगवाया? ये सब मैंने बाहर से इंस्टॉल कराया है। आप इसमें जो हेडलैम्प्स आते हैं हेलोजन आते हैं, मैंने प्रोजेक्टर लगाए हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है अच्छा, DRLs भी ये जो इसके DRLs देख रहे हैं। हाँ। तो मेरे को ये सेगमेंट के सबसे बेस्ट DRL लगते हैं। हाँ ये तो है। ये स्पेशली मेरे को डलवाने के लिए मैंने पूरा जो है यूनिट चेंज कराई है। बाकी फ्रंट में जो आप ये देख रहे हो इसका क्रोम स्ट्राइप वाला जो ये पूरा पार्ट है, ये भी मैंने जो है पूरा चेंज कराया है। अच्छा, इसमें वारंटी में कोई इफेक्ट नहीं आता? तो वारंटी का इफेक्ट होता है कंपनी के जो ओरिजिनल वायरिंग है, अगर वहाँ पे कुछ भी कट होगा, तार हम काटेंगे तो वारंटी में इफेक्ट आना चाहिए बिल्कुल। बट जिस तरह से इंस्टॉल किया गया है, मैं वही अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डाला था मैंने, कैसे इसमें अपग्रेड कराया, कैसे चेंज कराई थी। अच्छा। तो जो लाइटिंग जो ये यूनिट डाली है, इसके साथ में थोड़ा सा रिले वगैरह का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो उन्होंने जहाँ से डलवाया था आफ्टर मार्केट, उन्होंने वो एडजस्टमेंट किया, बट जो कंपनी की ओरिजिनल वायरिंग है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो बस कपलर टू कपलर जो है वहाँ पे सेट कर दिया है। चलिए भैया, तो इसके बारे में आप ही बताइए कि इसका भैया इसका इंजन विंजन के बारे में क्या आपने चलाई है? अब तक भैया ने लगभग 50 किलोमीटर के समथिंग को चलाई है नहीं? हाँ। सो इतनी भैया ने चला लिया है और इनको लगभग अभी 2 साल हुए नहीं है इस गाड़ी को। 2 साल अक्टूबर में हो जाएंगे। तो ये कि तो मुझसे भी आगे चल रहे हैं। मेरे को तो 2 साल हो गए जब मैंने 50 चलाई है ना, तो कुछ ज़्यादा ही चला दिया। पर इनका जो यात्रा जो चलाने का जो स्टाइल है वो ये बोला कि सिटी में ज़्यादा रहता है इनका, हाईवे पे रहता है इनका। क्योंकि ये लोग जो है भैया जो अम्बाला से रोज मेरठ आते हैं, मतलब वीकेंड पे आते हैं, ठीक है। तो उस वजह से इनकी जो है हाईवे पर ज़्यादा ड्राइव रहती है। सो इन्हें ये हाईवे का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा रहता है इस गाड़ी में, मतलब परफॉर्मेंस वगैरह आपको क्या लगती है? जैसे आप किसी को ओवरटेक करते हो तो क्या रहता है, आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये डीजल वेरिएंट है, 1.5 लीटर डीजल है। इसमें जो है ये बेस्ट इन द सेगमेंट टॉर्क प्रोड्यूस करती है 300 Nm का। बिल्कुल। और इसका जो इसमें जो 115 bhp की जो है पावर प्रोड्यूस करती है। ओके। तो कभी भी मेरे को भाई ऐसा नहीं लगा कि इसके जो इंजन स्पेसिफिकेशंस है वो पेपर पे कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और है। लाइक मैंने फील किया टॉर्क की जो बात करें, इनिशियल गियर में इतना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती है, क्योंकि मैंने इसकी ड्रैग रेस की थी किया सेल्टोस, तो वहाँ पे हार गई थी किया सेल्टोस। वो तो खैर सेगमेंट ही अलग हो जाएगा। इवन सेल्टोस का जो टॉर्क है वो 250 Nm है, इसका 300 है। अच्छा। पावर वो भी 115 करती है, पावर ये भी। अच्छा, डीजल के साथ क्या था आपने उसमें? डीजल। बट क्या कि वो इनिशियल गियर में बहुत क्विक है, वो 4000-5000 RPM तक पहुंच जाती है आइडियल। ये नहीं पहुंचती, 3-3500 पे ये रुक जाती है। बट इसका जो बेस्ट पार्ट है, जब अभी आप ओवरटेक की बात करें, जब आप हाईवे पे ड्राइव करते हैं ना, तो हाईवे ड्राइविंग पे क्या है कि जब आपको कभी सडन ओवरटेक करना है, एकदम एक्सीलरेट करना है, तो आप एक गियर डाउन करो, तो जब आपकी स्पीड 40-50 के आसपास है तो बहुत परफेक्ट इसका पिकअप वहां पे आपको फील होता है कि हाँ कार के अंदर 300 Nm का टॉर्क है। ओके। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूं हाईवे पे, सो इसकी जो है बिकॉज इसकी जो हाइट है सेगमेंट में सबसे छोटी हाइट है। 180 है इसमें। देखेंगे नहीं, हाइट टोटल जो है, अच्छा, फोर्ड इकोस्पोर्ट्स 1645 mm की हाइट है टोटल। इसकी हाइट 1628 से 1630 है। दूसरी चीज, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस वो सबसे कम 180 mm। फोर्ड इकोस्पोर्ट जब हम बात कर रहे थे 200 mm के आसपास है। तो जब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, हाइट कम है, तो ये कहीं ना कहीं एरोडायनामिक बन जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो स्टेबिलिटी है ना इस कार की, हाईवे पे टॉप हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी है, 0% वाइब्रेशन। इवन मैंने 160 तक चलाई है बिल्कुल। वैसे भाई आप कोई भी जो है ऐसे मत चलाना, वो तो रिकमेंडेड नहीं है, वो तो 100 के ऊपर भी मत चलाने। कभी कभी कहना, जब नई स्टार्टिंग में मैंने कार ली थी तो अंदर से आता है यार नई कार है, थोड़ा चला के देखते हैं। 160 तक भी मैंने ऐसे चलाई थी ये स्टार्टिंग में, तो 0% वाइब्रेशन और 100% कंट्रोल में मेरे को कार लगती थी ये। तो इसका जो मतलब रोड के ऊपर जो प्रेजेंस है, या फिर जो मैं बोलना चाह रहा था इसका, वो बहुत स्ट्रांग है।
स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है हाई स्पीड पे। ओके चलो रोड की बात हुई तो फिर टायर की बात कर लेते हैं। भैया ने ये भी चेंज कराए हुए हैं। सो ये भैया ने इसमें 17 इंची के लगवा दिए इसमें, जबकि इसमें आते 16 हैं। वैसे इसके जो टॉप वेरिएंट है उसमें तो 17 ही आते हैं, तो इन्होंने लगभग ये टॉप ही बना दी है। ठीक है, पूरा का पूरा इसमें सब कुछ चेंज करवा के। तो ये आपने जो है कौन सी कंपनी के लगवाया भैया इसमें? ये सेम ही एमआरएफ की टायर। अच्छा एमआरएफ की लगवाया आपने। तो आपने ये चेंज करवाया तो आपको मतलब आपने दोनों में चला के देखा तो आपको कुछ फर्क देखा? ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप जो भी एक्सयूवी लेने का प्लान कर रहे हो और अपग्रेड कराने का प्लान कर रहे हो, तो 16 इंच के जब टायर थे इसमें 16 के अलॉय थे और जो 16 इंच के टायर थे। अगर आपकी ड्राइविंग रफ रोड्स में ज्यादा होती है तो आप हमेशा 16 इंच के साथ ही जाना, आपको अलॉय लगवा लेना, लेकिन टायर मत अपग्रेड अपसाइज कराना। लेकिन अगर आपकी हाईवे पे ड्राइविंग होती है, जैसे मेरी हाईवे और रफ रोड मिक्स होती है, तो हाईवे पे बिकॉज लो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, 55 प्रोफाइल है इसकी, तो जो रोड के साथ में जो कॉन्टैक्ट है टायर का वो थोड़ा ज्यादा है। उससे क्या होता है कि आपकी जब ग्रिप रोड के साथ में ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी ड्राइविंग जो है इंप्रूव होगी, वो तो है हाईवे के ऊपर। लेकिन अगर मैं इन टायर को रफ रोड में चलाता हूँ, जैसे हम अपनी मेरठ की रोड में चलाते हैं, तो बहुत ही आप इरिटेशन फील होती है कि फिर मेरे को लगता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया, मेरे को 16 इंच के इसमें अलॉय डलवाने चाहिए थे। बाकी लुक्स में अगर बात करूँ तो लुक्स बहुत लुक्स में तो खैर हाँ, लुक्स कार का बहुत प्यारा लगता है। और इवन पहली ऐसी कार है सब 4 मीटर सेगमेंट में जो आपको 17 इंच अलाउ करती है, नहीं देती है, सब 16 इंच देती है। ये भी सही है कि ये कंपनी ऑलरेडी देती है, तो आपने वही लगवाया, मैंने वही सेम कंपनी वाला ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अभी चलो एक बार इसका इंटीरियर देखते हैं कि लगभग कैसा है, आप इसके बारे में बताओ। और इसके इंटीरियर में कुछ फीचर्स ऐसे बताना जो आपको लगता हो कि जो आपको बहुत बढ़िया लगते हो, और कुछ जो बेकार भी लगते हैं वो भी। बढ़िया तो बताऊंगा, लेकिन बेकार भी पक्का बताने वाला हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए। चलो भाई अंदर से इंटीरियर देखते हैं इस गाड़ी का। सो ये सही है। आपने सीट कवर वगैरह लगवाए हुए हैं? ये सीट कवर लगवाए, ये भी टॉप मॉडल वाला ही जो है लगवाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो अब इसके बारे में बताओ, आप क्या बढ़िया लगता है आपको और क्या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है? दिनेश भाई देखो क्या ना, अच्छे की अगर बात करो ना, सबसे बेस्ट चीज जो है ना इसका केबिन का स्पेस, कंफर्ट। आप ये सेगमेंट की सबसे चौड़ी कार है, इसमें दो आप इसकी सीटिंग भी कंफर्ट देखेंगे, ये देखेंगे ना जो ये कुशनिंग है यहाँ पे, या जो बैक सपोर्ट है ना बहुत ही अच्छा है। और ये जो है ना अंडर थाई सपोर्ट जब बैठते हैं जो करते हैं, आप बैठ के देखेंगे तो बहुत ही प्यारा अंडर थाई सपोर्ट है, इवन फ्रंट सीट में भी एंड सेकंड रो में भी। तो अगर आप इवन 5 एडल्ट आराम से, 2 यहाँ पे 3 पीछे, आप बहुत प्यार से बैठ सकते हो। तो कंफर्ट जो है बहुत प्यारा है इस कार के अंदर, क्या 5 एडल्ट बैठ के जाए इसके अंदर, ठीक है। बाकी अगर आप इसका फिट एंड फिनिश देखोगे वो भी प्यारी है, फिट एंड फिनिश में कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कहीं पे भी माइनर कुछ ऐसा गैप वगैरह नहीं दिखेंगे, वो सही लग रहा है। नहीं तो महिंद्रा की गाड़ियों में जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में रहता है फिट एंड फिनिश अच्छा। मैंने 40-45 हजार किलोमीटर चला चुका हूँ। आजकल क्या है ना, लोग एक थोड़ा ये भी डरते हैं कि महिंद्रा की कार में ना रैटलिंग नॉइस आने लग जाती है, खड़खड़कने लग जाती है। ऐसा कुछ भी मेरे को बहुत ज्यादा इसमें फील हुआ नहीं, बट हाँ कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि कहीं से तो पता नहीं आवाज आती है, लेकिन उतनी नहीं आती है। फिर भी ठीक है, 45 हजार चला चुका हूँ। अब आप बोले थे ना इसका बेस्ट वर्स्ट पार्ट क्या है? हाँ, वर्स्ट भी बताओ और बेस्ट भी बता दो। वर्स्ट पार्ट देखो क्या, वर्स्ट तो नहीं है, लेकिन कंपनी को यहाँ पे बिकॉज कंसिडरिंग द कंपटीशन इन द मार्केट, तो महिंद्रा को ये देखिए आप, मेरे को ये जो है ना, ये थोड़ा अच्छा लुक की बात कर रहे हो, ओके, थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है ये तो। हाँ, ये मैंने भी देख के मुझे भी लगा था ये क्या थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अब आप इसको फोर्ड इकोस्पोर्ट से कंपेयर करो, आप इसको किया सोनेट से करो, आप इसको जो है तो थोड़ा सा पुराना सा लगता है। आप इवन इसको टाटा नेक्सॉन से कर लीजिए, तो थोड़ा सा ना ये उतना प्रीमियम नहीं लगता जिस हिसाब से कार की रेंज है 11। तो ऐसा सुनने में तो आ रहा है भैया इसका नया मॉडल आने वाला है, इसमें कुछ नया वेरिएंट आने वाला है, फेसलिफ्ट। अभी तो इसका फेसलिफ्ट एज पर जो है महिंद्रा की ऑफिशियल आप देखेंगे जो ट्विटर, वो तो खैर अभी नहीं करते। 2023 में आई थिंक इसका प्लान है, अभी तो प्लान नहीं है। तो बाकी बस ये मेरे को थोड़ा सा इसका आउटडेटेड सा लगता है। बाकी इसमें 6 गियर ऑप्शन आते हैं डीजल में। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इकोस्पोर्ट में 5 ही आते हैं, तो इसमें 6ठे गियर का बस यूज इतना कि जब आप हाईवे पे कार चला रहे हैं तो ये थोड़ा सा और ड्राइविंग इंप्रूव करती है और थोड़ा सा माइलेज को अच्छा, इंजन भी थोड़ा अच्छा रिफाइन लगता होगा आपको। वहाँ पे क्या है कि 6ठे गियर में आपका आरपीएम बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 5वें गियर में अगर आपका 2000 आरपीएम है तो 6ठे में 1800 आरपीएम आ जाते हैं, थोड़ा माइलेज इंप्रूव करने के लिए आता है। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो इसका स्टीयरिंग भी आप देखना जरा ध्यान से, ये जो इसका साइज है ना बहुत बड़ा साइज है ये। हाँ, थोड़ा सा जब आप बैठेंगे ना इस कार के अंदर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब आप इसको पकड़ते हैं ना स्टीयरिंग, तो आपको अंदर से फील आती है नहीं आप कुछ महिंद्रा की दमदार कार चला रहे हो। तो अच्छा, माइलेज की बात हुई था, माइलेज भी आप बताई दो फिर इसमें माइलेज क्या रहता है? आपने हाईवे पे चलाया तो हाईवे का बताओ पहले। तो हाईवे का जो माइलेज मेरे को निकल के आता है, इसका एवरेज जो आता है वो आता है अराउंड, जो वैसे नॉर्मली मेरे हिसाब से मैं ड्राइविंग करता हूँ वैसे आता है 17, 17.5 और 16.5 से 18 के बीच में आता है। अच्छा, 18 से ऊपर का भी इसका माइलेज आपने? लेकिन मैंने इसका जो माइलेज निकाला है, जहाँ पे मैंने इसको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया था, वहाँ पे इसका माइलेज निकल के आया था 27। ये दिखाया था या आपने टेस्ट किया था? स्क्रीन अच्छे से दिखाया था ये। और टैंक टू टैंक जो मैंने निकाला था वो आया था 24। ओके। और अभी मैंने रिसेंटली इसका 200 किलोमीटर पे माइलेज निकाला है, वो भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे इसका माइलेज 18 के आसपास आया। अच्छा, वहाँ 18, तो वो भी टैंक टू टैंक करा आपने? कैसे? टैंक टू टैंक मैंने किया था। चलो भैया, वो आप भैया के चैनल पे आप देख सकते हो। बाकी चलो अभी एक बार पीछे देख लेते हैं, बैक सीट का कैसा है, कंफर्ट वगैरह। यार इसकी भी देखोगे तो इको स्पोर्ट की तरह ही सही बिल्ड क्वालिटी है। आवाज आती है इसमें, एक जो थक वाली आवाज
अच्छा लगता है बिल्कुल। तो पीछे भाई इसमें वो बोलूंगा कि अगर मतलब इसमें जगह बहुत है, देखने से ही अलग दिखता है। एक तो ये पता है ये बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, बीच वाले को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में ये जो सीट है ये एक प्लेन है, बिल्कुल जैसे सोफा होता है वैसे है। हमारी को स्पोर्ट में क्या है, थोड़ी सी उठी हुई है, ये भी थोड़ी सी उठी हुई है, तो ये बीच वाले बंदे को तो परेशानी कर देती है, ये बिल्कुल सही है। तो आपने इसमें कभी फैमिली वगैरह को बिठाया कभी लॉन्ग ट्रिप पे? ना मैंने ये सीट अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, ये देखो। हाँ, ये लेग रूम वगैरह भी अच्छा है इसमें, सब कुछ बढ़िया है। वही तो बोलो, 3 लोग तो 3 लोग बड़े आराम से बैठ जाएंगे, दिख रहा है इसकी। खैर उसकी चौड़ाई भी ज्यादा है। इसका बेस्ट पार्ट है कि सर केबिन स्पेस बहुत ज्यादा है। हाँ। आपको यहाँ पे जो कंफर्ट मिलता है वो बाकी कार में आपको नहीं मिलता। हालांकि इसमें पीछे रियर एसी वेंट नहीं है। चलो अगर आप 3 लोग बैठे हैं, अभी जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील होगा। ठीक है, आगे के जो इसके वेंट्स है इफेक्टिव है, बट कहीं ना कहीं जब सारी कार आप देखो ना, हुंडई की i20, i10, ग्रैंड सब में आ रहा है, तो इसमें भी कार में दिख रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर ये चीज देखता है। हाँ। तो यार महिंद्रा को कितना टाइम लगता है, डाल के दे दो ना इसमें यार। हाँ, एक वेंटी तो लगाना है, कौन सा इसमें एसी यूनिट दूसरी लगानी है। हालांकि इतना फर्क पड़ता नहीं, बट लगा देंगे तो बेटर ही है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तीनों जो है। अच्छा, ये भी एडजस्टेबल है। चलो ये भी बढ़िया है, ये भी ठीक है। इसमें अच्छा बीच वाले भी एडजस्टेबल है, 20 वाला बीच में एडजस्टेबल है, बहुत सही। चलो अभी इसकी बूट स्पेस देख लेते हैं, क्योंकि वो शायद में लगता है सेगमेंट में सबसे कम है, क्योंकि अगर अंदर ज्यादा स्पेस दिया तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ भाई यहाँ, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, मैंने तो इतना बड़ा इसमें जो है ये लगा के रखा हुआ है। भैया ने तो बेस ट्यूब लगा रखा है इसमें, सब ऊपर। चलो, तो आपने पूरा मॉडिफिकेशन कर रखा है गाड़ी का, मस्त वाला। ये एक ऐसी चीज है ना गाइस, अगर आप इस कार को लेने का प्लान करते हो ना, तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड द शेयर कॉम्प्रोमाइज। आप यहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज करना, अगर आपको लगता है कि इंजन स्पेसिफिकेशन है, इतना तगड़ा इंजन है, टॉर्क है, इंटीरियर कंफर्ट अच्छा है, एंड आपका जो है व्हील बेस सबसे ज्यादा है, 17 इंच के टायर आपको इसमें मिल रहे हैं, सेफेस्ट कार है इंडिया की, 7 एयर बैग आते हैं। वैसे बहुत सही है गाड़ी, बस ये है कि यार सब 4 मीटर है तो ज्यादा बड़ी बना नहीं सकते, नहीं तो भैया इसमें टैक्स ज्यादा लग जाएगा, तो इसकी जो बूट स्पेस है वो कम कर दी, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी देखने में एक नंबर लगती है, बढ़िया एकदम। और भैया ने तो बहुत सारी चीजें इसमें लगवा रखी है। अच्छा, ये आपने पीछे लगवा रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है? मतलब जैसे मैंने सुना है कि ये सब चीजें इलीगल है, आगे पीछे लगवाना? फ्रंट में इलीगल है, पीछे इलीगल है। पीछे लगवा सकते हैं। जेन्युइन एक्सेसरीज अगर इलीगल होते तो कंपनी क्यों मैन्युफैक्चर करती है? ओके, तो पीछे लगवा सकते हैं। हाँ, कंपनी से लगवाए तो। चलो, पीछे तो प्रॉब्लम नहीं, आगे पे इलीगल होता है, पीछे तो लगा सकते हो आप इसको। चलो ठीक है, तो ये बहुत, वैसे इसकी वैसे बहुत सही लगती है, सेफ भी रहती है गाड़ी। कि चलो हमारी वाली में इसमें तो ये है कि टायर है, तो बंदा आके टायर में ठुकता है तो फिर भी थोड़ा सा बच जाता है, उसे दिखता है। इसमें नहीं है, तो इन गाड़ियों में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो लगवाना बनता भी है। और एक एसवी वाली लुक भी उसी से आती है। सो ओवरऑल ये गाड़ी की जो है पूरी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं भैया सर्विस की, क्योंकि महिंद्रा की सर्विस के बारे में मैंने बहुत सुना है कि भैया सर्विस में थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। तो आप बताओ, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ सर्विस कराई है? मेरठ में करवाते हो आप? मेरठ में कराता हूँ सर्विस। तो आप बताओ, क्योंकि मैं भी अगर कभी महिंद्रा की लूंगा तो मेरठ में करवाऊंगा, तो मुझे पता रहेगा। वो चीज़ में रखूंगा सर्विस। पहला तो जो शोरूम में आप जा रहे हैं, वहाँ पे कार की सर्विस कर रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, आपकी सर्विस कॉस्ट कितना आता है। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो इसकी सर्विस कॉस्ट आप देखो, जो इसका पेड सर्विस हुई अब तक मेरी दोनों, वो 4,500 5,000 के आसपास हुई है। डीजल इंजन आप देखो कि मारुति की कार की 5-5 हजार में सर्विस होती है, मारुति की तो ऊपर पहुंच जाती है भैया। में देखो तो सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया सर्विस है वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ। बट एक जगह पे जो होती है ना, जहाँ पे की एसेसरीज अपग्रेडेशन, वो आपने बताया था शुरू में, बोल रहे हो कि मेरे को ये चीज करानी है, वो करनी, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि लोग क्या करते हैं ना, वो अपने को लगता है कि यार मेरे अगर मैं ये चीज करूंगा तो मेरे को मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो कस्टमर को ना वैसे ही लाइक घुमा के भेज दो, भैया ये नहीं हो पाएगा, पूरी कार खोलनी पड़ेगी, आपका लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि उनको वो चीज वहाँ पे वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। और एसेसरीज जो आप एडिशनल लगवाना चाहते हैं आपको मिलती नहीं है। हाँ, ये तो है। मेरे लिए तो सर्विस ही है ना, मेरे को मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं आपको 25,000 रुपए ले लो, 30,000 लो ना मेरे से, मेरे को क्यों नहीं लगा के देते हो आप? सही बात है, हेडलैम्प और DRL, क्या प्रॉब्लम है? तो आपको ये है कि मतलब एसेसरीज वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी कि वहाँ पे थोड़ा सा रिजिड है महिंद्रा, वो वाला पार्ट मेरे को बहुत ही अच्छा बिल्कुल नहीं लगता यार। मैं एम नॉट हैप्पी विद महिंद्रा इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे हम एसेसरीज अपग्रेडेशन या एसेसरीज इंस्टॉलेशन की मैं बात करता हूँ। वैसे जो सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें कोई इशू नहीं है, वो दैट इज एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो मतलब इसमें आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। सर्विस की कॉस्ट आपकी क्या रहती है मैक्स टू मैक्स अब तक कितनी गई है? तो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट जो आई थी मेरे को पेड सर्विस, वो आई थी अराउंड 5-5.5 के आसपास आई थी। सेकंड पेड सर्विस की जो कॉस्ट आई थी वो आई थी अराउंड 4.5 के आसपास। तो सर्विस कॉस्ट तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ओके, मैनेजेबल है। इससे ज्यादा कभी आपकी जो है खर्चा इसमें आया नहीं? 5,000 5.5 से ऊपर है? कोई खर्चा नहीं है, मतलब इतना तो डीजल में चल जाता है। बाकी इसके एवरेज की आपने बताई दिया, एवरेज। और आपने कहीं जैसे पहाड़ों पे चलाई, आपने बताया कि शिमला वगैरह भी लेके गए, तो वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? पहाड़ पे मैं इसको शिमला लेके गया था, लाइक इसी दिसंबर में लेके गया था न्यू ईयर पे। तो माइट भी यार देखो, मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं शिमला इसको लेके गया, उस पर मैंने वीडियो डाली थी, तो उस टाइम मेरे को बहुत गुस्सा आया था कि मेरे को ना टर्बो लैग फील हुआ था। मेरे को लग रहा था कि
जिस हिसाब से मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि 300 Nm टॉर्क है, ये सारी वो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत थोड़ा देगा। मेरे को लगा कि पहाड़ों पे मेरी एक्सपेक्टेशन हो सकता है थोड़ी ज्यादा थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद टर्बो लैग कर रहा था, बट फिर लेकिन अगर फर्स्ट गियर में आप उसको शिफ्ट करके चलाएंगे तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। वैसे पहाड़ों में अच्छा परफॉर्म किया, एवरेज भी जो उसका निकल के आया था 13 के आसपास का इसने मेरे को माइलेज दिया था। अच्छा 13 का इसका एवरेज दिया है। वैसे भी तो यार इसकी पावर वगैरह भी ज्यादा, टॉर्क भी ज्यादा, तो 13 ठीक है मतलब इसके साथ देखा जाए तो। बाकी आपने कभी ऐसे ऑफ रोड इसमें कोई ज्यादा किया नहीं है आपने? ऑफ रोड कभी कुछ किया नहीं है। एक बार ट्राई किया था, एक वीडियो डाली थी ऑफ रोड, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल था, उस पर चढ़ाने की कोशिश की थी जस्ट टू चेक कि उतना ऑब्स्टिकल ये पार कर जाएगी नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे फंस गई थी, पार नहीं फंस गई थी। तो मैंने डाला वो वीडियो भी लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देख लो ग्राउंड क्लियरेंस कितना इसमें है। हाँ इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, 180 mm है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इस गाड़ी में पावर अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो यार इसे भी थोड़ा सा बढ़ाई दो, बढ़िया हो जाएगी। तो भाई मोबाइल की तो बैटरी हो चुकी डाउन, और अभी बात कर लेते हैं कैमरे से और भैया से पूछ लेते हैं कि कैसा सब कुछ एक्सपीरियंस है। तो अभी ये बता दो भैया कि आप इस गाड़ी से कितना खुश हो, और मतलब आप किसी को रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? सी रिकमेंडेशन की बात है तो आज भी ये गाड़ी मेरी टॉप लिस्ट में आती है। एंड इसके बाद में थी, वैसे तो इको स्पोर्ट्स को मैं रखता था, लेकिन बिकॉज मैंने इको स्पोर्ट्स को कभी प्रेफरेंस क्यों नहीं दी, बिकॉज इसके लुक एंड डिजाइन जब से लॉन्च हुई है सेम लुक में, सेम लुक आता है इसका, तो इसीलिए अगर आप डीजल में बात करते हो तो मेरी पहला रिकमेंडेशन ये रहता है। दूसरे में अगर आप देखोगे तो टाटा नेक्सॉन है, तीसरे में मैं इको स्पोर्ट्स को हमेशा जो है डीजल में स्पेशली करता हूँ। अच्छा। पेट्रोल में ये मेरा चेंज हो जाता है, पहले पे मैं इको स्पोर्ट्स बोलता हूँ लोगों की, पहले मैं पेट्रोल में आप इको स्पोर्ट्स, नेक्सॉन तब भी बीच में रहती है, थर्ड में अगर आप देखोगे बिकॉज ऑफ पावर एंड स्पेस, पावर स्पेसिफिकेशन, वो सारी चीजें। बाकी इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स, हैंडलिंग आप देखोगे, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग, इंटीरियर स्पेस, केबिन कंफर्ट, वो सारी चीज़ें देखोगे तो ये कार ऐसी कार है, बाकी कोई कार आपको नहीं देती। सेफ्टी की क्या बात हो, सेफ्टी 7 एयरबैग, टॉप एंड वेरिएंट इसमें आपके 2 आते हैं 6 में? इसमें हाँ दो ही आते हैं, वो तो बेसिक है, फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर, ठीक है। बाकी इसमें ABS EBD वगैरह सब आता है, ABS EBD सारी चीज़ मिलती है आपको। टॉप एंड वेरिएंट में आपको हिल हुल असिस्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप देखोगे फीचर्स वाइज बहुत अच्छी कार है। बाकी आप इसके अगर जो लोग खाली लुक्स पे जाते हैं, इंटीरियर लुक्स हुआ, वो टच स्क्रीन हुआ, या फिर वो सारी चीज़ें जिनको पसंद है, तो वो शायद इसको पसंद ना करें, क्योंकि अंदर से थोड़ा सा ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंटली आप ट्रैवल करते हो, आपकी फैमिली साइज़ बड़ा है, आपको लगेज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप इस कार को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज ऑफ द लो बूट स्पेस। पहाड़ों में चलाते हो, गड्ढे वाली रोड में चलाते हो, ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे 180 और 200 में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस मैनेज हो जाता है अगर आप सही ड्राइवर हो तो, पत्थरों को देख लो तो। बाकी ओवरऑल आप देखोगे तो आप अगेन अगर इसको मैं रेट करूं 10 में से, तो मैं वही 8.5-9 के आसपास रेट करूंगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो इसका, एक तो बूट स्पेस वगैरह वहीं पे एक आधा पॉइंट इसका कट जाता है, बाकी तो बहुत अच्छी कार है। बाकी अगर आप ये कार लेने का प्लान करो, मेरी जितनी वीडियो मैंने डाली XUV के ऊपर, मैं आपको हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, आज भी दोबारा वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ गाइस, आप ये कार लेने का प्लान अगर कर रहे हो, सो ऑलवेज गो फॉर द टेस्ट ड्राइव। बिना टेस्ट ड्राइव लिए आपको ये कार रिजेक्ट नहीं करनी है, किसी के भी फीडबैक या किसी की वीडियो देख के या किसी की बातों में आके कि सर्विस बेकार है, घटिया है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो भी डिपेंड करती है कि आप कौन से सिटी में रहते हो, वहाँ का सिटी में रहते हो। करेक्ट। तो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से गाइस, अगर आप लेने का प्लान करो तो जस्ट गो फॉर इट। बिग थम्स अप फॉर दिस कार, स्पेशली फ्रॉम माय साइड। सो गाइस यही है भैया रिव्यू, भैया ने बता दिया। ओवरऑल बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, पर सब कुछ बिल्कुल हमने देसी तरीके से बता दिया है कि इसमें ये दिक्कत है और ये परेशानी है और ये बढ़िया है। बाकी आपको अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जैसे हम बोलते हैं, सो इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा और आप बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय।